हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह जो क्लास है बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और राजस्थान लाइब्रेरियन एवं लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक रामबाण है। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसे स्कैन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और नीचे दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में जुड़ सकते हैं, जहां आपको क्लास की इंफॉर्मेशन, उसकी पीडीएफ एवं जो भी नई वैकेंसी जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो उसकी डिटेल्स आपको तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। जैसा कि हम लोग एस आर रंगनाथन महोदय जी के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम एस आर रंगनाथन महोदय को क्या क्या अवार्ड या उपाधि मिली थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसे आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये याद कीजिएगा तो इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में एक या दो पूछी जाती है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें से पूछी ही जाएगी, लेकिन कभी कभी कहाँ से क्वेश्चन पूछ दी जाएगी वो आप भी नहीं जानते हैं, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है। तो उसमें से तो सर्वप्रथम जहाँ तक मुझे याद है तो उनसे पूछा गया था कि नेशनल रिसर्च प्रोफेसर कब नियुक्त किया गया था, जो कि 1965 ईस्वी में। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। मैं तो कहूँगा कि सभी क्वेश्चन का किसी न किसी सेट में आ चुकी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एस आर रंगनाथन के कार्यों को देखते हुए सर्वप्रथम इन्हें 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राव साहेब की उपाधि कब दी गई थी, तो 1935 ईस्वी में तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दिया गया था। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में इन्हें भारत सरकार द्वारा 1965 ईस्वी में घोषणा की गई थी। और मार्गरेट मान अवार्ड इन्हें 1970 ईस्वी में एएलए यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। और एएलए की स्थापना की बात करें तो 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। डिलीट की उपाधि इन्हें अगर पूछा जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा कब की दिया गया, यहाँ याद करने वाली बातें हैं या समझने की बातें हैं कि 1948 में अगर पूछ ली जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा डिलीट की उपाधि 1948 ईस्वी में इन्हें दिया गया था, जबकि डिलीट की उपाधि पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें 1964 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और पोस्टल स्टाम्प जो कि इफ्ला सम्मेलन भारत में हुआ था 1992 के समय में, उस समय इन्हें पोस्टल स्टाम्प की उपाधि भी दी गई थी। मतलब इस इनके नाम पे एक पोस्टल स्टाम्प की घोषणा की गई थी कि पोस्टल स्टाम्प इनके नाम से, इनके चित्र से प्रकाशित किया गया था। और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया किन्होंने कहा था इन्हें, एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया किन्होंने कहा था, ये कथन किसका है पूछा जाएगा, तो वो थे मॉरिस गेवर द्वारा दिया गया था। जबकि प्रिंस एमंग द लाइब्रेरियन भी मॉरिस गेयर द्वारा दिया गया था। और लिब्रा एंड अर्थमेटिकस इन्हें 1931 में इसके नाम से संबोधन किया गया था। और द हिंदू अखबार के आलेख में रंगनाथन द्वारा स्वयं के लिए छद्म लिब्रा एंड अर्थमेटिकस अपनाया गया था। तो ये सभी कुछ प्रमुख फैक्ट्स है जिसे आप सभी याद रखेंगे, आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ हम लोग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि स्टेटमेंट दिया हुआ है और इधर किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है वो भी लिखा हुआ है। तो द स्टूडेंट वेयर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स द हेड एंड द टीचर वेयर द सोल एंड द लाइब्रेरी द हार्ट। तो ये कथन जो है सीडी देशमुख द्वारा है दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वह किसी भी यूनिवर्सिटी की शरीर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वह उसके सर के समान होता है। यानी शरीर को स्टूडेंट कहा बताया गया है और जो हेड है वह यानी हेड माने सिर, वह एडमिनिस्ट्रेशन हेड के समान है। जबकि टीचर्स जो होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के आत्मा होती हैं, सोल होती हैं। और लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी तो हार्ट होता है, दिल होता है। अगर दिल ही नहीं रहेगा तो सोल कहाँ से आएगा, और हार्ट ही नहीं रहेगा किसी व्यक्ति में
तो फिर बॉडी काम कैसे करेगा? यानी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वह लाइब्रेरी होती है। तो ये सी.डी. देशमुख जी का कहना था। और इसी रिचर्डसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी रिचर्डसन महोदय ने कहा था कि नोटेशन इज ए शॉर्ट एंड साइन, जबकि चिल्का मारी लक्ष्मी नरसिम्हन महोदय ने कहा था कि ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक्स एंड वेल्स। मतलब इनका कहना था कि जिस प्रकार गांवों में कुएं और तालाब होते हैं, और टैंक्स एंड वेल्स मतलब टंकी होती है या कुएं या तालाब उस समय हुआ करती थी, होते हैं, वैसे ही लाइब्रेरी होना चाहिए ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ सके, शिक्षित हो सके। और डुरूरी साहब ने कहा था टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, जो कि रंगनाथन का जो फोर्थ लॉ था, सेव द टाइम ऑफ यूजर्स, उस पे ये बिल्कुल चरितार्थ उतरता है। और उसे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। मैक कोल्विन साहब जो है, इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का सिद्धांत दिया था, स्टेटमेंट दिया था। यानी कि जैसा डिमांड हो वैसा ही सप्लाई होनी चाहिए, ना कि डिमांड हो किसी पुस्तक की, उसकी सप्लाई ना करके हम लोग कुछ और पुस्तक खरीदे, तो ये सही नहीं होगा। और मेलविल डेवी साहब ने कहा था कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। इनका कहना था कि अगर आपके पास 100 रुपया है या 1000 रुपया है, तो आप इसमें से वैसी पुस्तकों, अधिक से अधिक पुस्तकों खरीदें जो कि रीडर के लिए महत्वपूर्ण हो, उसकी डिमांड हो, ना कि 1000 की एक ही पुस्तक लिया कर किताब को पुस्तकालय में रख दे, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा पाठक को एक पुस्तक लाएंगे तो ज्यादा पुस्तक का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि 1000 में कुछ कम ही कीमत की 10 या 100 पुस्तक ला कर रख देंगे, तो उससे ज्यादा रीडर्स को बेनिफिट होते हैं। और एस आर रंगनाथन महोदय ने कहा था रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग राइट कॉन्टेक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक एट द राइट टाइम। इनका कहना था कि रेफरेंस सर्विस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लाइब्रेरियन होता है वह सही समय पे सही कंटेंट को रीडर तक सही समय में और कम समय में उपलब्ध कराता है। तो यह एस आर रंगनाथन महोदय का कथन था। विलियम ई हलाल महोदय ने एक कथन दिया था जिसमें इन्होंने कहा था इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड इट्स फॉर्म इज इनविजिबल लिंक दैट बाइंड ए सोसाइटी टुगेदर। यानी इन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल और फिजिकल टेक्नोलॉजी होती है जो कि एक सोसाइटी को बांधने में और शिक्षित करने का कार्य करती है। और ऐसे रंगनाथन महोदय ने एक और कथन दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू बी ए रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर साइनेस बट ऑल्सो द साइनेस ऑफ अदर्स। तो रंगनाथन महोदय जी का कहना था कि अगर आप एक रेफरेंस लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी शर्म को त्यागनी पड़ेगी। यानी आपको शर्मिला ना होना पड़ेगा, बल्कि आपको दूसरों जो शर्माते हैं, मान लीजिए किसी को कोई पुस्तक चाहिए और वो नहीं मांग पा रहा है, तो उसकी शर्मिंदगी को दूर करनी है और आपको उससे थोड़ा लगाव बनाकर और उसकी जो आवश्यकता की पुस्तक है या इंफॉर्मेशन है उसे उपलब्ध कराना एक रेफरेंस लाइब्रेरियन का कार्य होता है। और मॉरिस गोयल, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, एस आर रंगनाथन को इन्होंने ही कहा था, मॉरिस गोयर ने। और मॉरिस गोयर ने प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन एस आर रंगनाथन को कहा था। तो ये दोनों मैंने पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ। टी रिडर्सन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। चिल्का मारी लक्ष्मी नरसिम्हन के बारे में भी बता दिया था कि प्रत्येक गांव में जैसे कुएं और तालाब होते हैं उसी प्रकार से लाइब्रेरी होनी चाहिए। डुरूरी महोदय ने भी बोला था कि टू प्रोवाइड द राइट बुक द राइट रीडर द राइट टाइम। और मैक कोल्विन साहब की डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है। मेलविल डेवी ने बताया था कि द बेस्ट रीडिंग, यानी कम अगर पैसा भी है तो उसमें अधिक से अधिक संसाधन जुटाएं ताकि यूजर्स को इसका लाभ मिल सके। और एस आर रंगनाथन महोदय ने रेफरेंस से संबंधित कथन कही थी। विलियम ई हलाल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल टेक्नोलॉजी। जो फिजिकल टेक्नोलॉजी होती है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल इंफॉर्मेशन होती है।
और एस आर रंगनाथन महोदय ने रेफरेंस लाइब्रेरियन कैसा होना चाहिए वैसा इस कथन के माध्यम से बताया है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इवेंट्स एंड सेलिब्रेशंस के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग इसे, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ वे याद करने वाली चीजें हैं और आप लोग याद करेंगे। तो नेशनल लाइब्रेरी दो जो है वह 14 नवंबर को मनाई जाती है, और नेशनल लाइब्रेरियंस डे जो होता है वह 12 अगस्त को मनाई जाती है, और नेशनल लाइब्रेरी वीक जो होती है वह 14 से 20 नवंबर के बीच में होती है। और आगे जो है नेशनल रीडिंग डे, तो जो नेशनल रीडिंग डे है वह 19 जून को मनाई जाती है, जबकि नेशनल रीडिंग मंथ अगर पूछ दिया जाए तो वह 19 जून से 18 जुलाई के बीच में होती है। एक महीना पूरा होता है जो कि नेशनल रीडिंग मंथ के नाम से जाना जाता है। और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। बुक लवर डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। और एक और चीज इसमें एडिशनल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल लाइब्रेरियंस डे जो कि एस आर रंगनाथन महोदय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है वह कब से मनाना शुरू किया गया था, तो वह सन 1984 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे ही हम लोग अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है जो कि 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में होती है, तो वह 1968 ईस्वी से ये मनाया जा रहा है। वैसे ही अगर पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब से मनाया जा रहा है जो कि 23 अप्रैल को मनाई जाती है, तो वह 1995 ईस्वी से मनाई जा रही है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ और इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न अवश्य आती है। तो और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुक ईयर डे कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुक ईयर डे कब से मनाया जाता है, तो वह 1972 से मनाया जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि आप सभी को मैंने बताया है। इसे आप, आशा करता हूँ आप सभी याद रखेंगे। और दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं लाइब्रेरी साइंस के जीरो से लेकर पूरी तरह से पूरा यूट्यूब पे सिलेबस करवाऊंगा। इसके लिए आप सभी को कोई फी देने की आवश्यकता नहीं है, और यह बिल्कुल निःशुल्क मैं आप सभी को लाइब्रेरी साइंस की जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा फिर कहूंगा कि मेरा ये ऐप है वो ऐप है, आप 2999 का बैच ले लीजिए, 3000 का बैच ले लीजिए और वहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा। मैं यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा रहा हूँ यूनिट वाइज, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें एकदम बेसिक से जानकारी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के बारे में, तो वो भी मैं 0 to हीरो बैच के द्वारा इससे मैं पूरा करूंगा। और आशा करता हूं कि मैं इसे पूरा अवश्य करूंगा, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें। और जैसा कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी एंड रिलेटेड वर्क उनके क्या काम थे, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसा कि मैंने पिछले भी पढ़ाया था जब मैंने पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ाया था। कुछ कुछ महत्वपूर्ण जैसे मेलविल डेवी के बारे में पढ़ाया था, बी एस केशवन के बारे में पढ़ाया था, सी ए कटर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, अयंकी वेंकटरमन्या के बारे में पढ़ाया हूँ, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में पढ़ाया हूँ, के एम असदुल्ला खान के बारे में पढ़ाया हूँ, पी एन कौला के बारे में पढ़ाया हूँ, उनके जन्म दिवस बताया हूँ, उनकी प्रमुख चीजें जो बेसिक्स होती है वो सारी डिटेल्स मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पे उनका कुछ शॉर्ट फॉर्म में है जो कि आप सभी याद रखेंगे। बी एस केशवन के बारे में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रथम राष्ट्रीय लाइब्रेरियन इन्हें घोषित किया गया था। अब तो 1948 ईस्वी में, क्योंकि 1930 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक के एम असदुल्ला खान लाइब्रेरियन रहे थे, परंतु देश की आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे के एम असदुल्ला खान, तो उसके बाद इन्हें बी एस केशवन महोदय को प्रथम लाइब्रेरियन बना दिया गया था। और इन्हें फादर ऑफ आईएनबी भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। और फिर अंकी वेंकटरमन्य के बारे में बात किया जाए तो इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कि इन्हें पद्म श्री कब दिया गया था, वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बी एस केशवन महोदय को भी पद्म श्री अवार्ड कब दिया गया था, क्योंकि मैं बता चुका हूँ
तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइए कि कब इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन के आर्किटेक्ट हैं, उन्हें अंकी वेंकट रमन्या को इसकी उपाधि दी जाती है। और आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने एक आंध्र देशा एसोसिएशन का भी गठन किया था, तो ये भी याद रखेंगे। पीएन कोला महोदय के बारे में पढ़े तो इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और कौल संधान की स्थापना, जो कि मैंने बताया था कि कोला इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना है, जो कि 1975 ईस्वी में की गई थी, तो इन्होंने दिया था। और रंगनाथन की जीवनी के संपादक भी ये रहे हैं। और लाइब्रेरी हेराल्ड की स्थापना भी इन्होंने किया है। और पद्मश्री की अवार्ड इन्हें 2004 ईस्वी में मिली थी। जबकि हम लोग अगर अंकी वेंकटैया रमन्या की बात करें तो इन्हें 1972 ईस्वी में पद्मश्री की उसे सम्मानित किया गया था। और बी एस केशवन महोदय के बारे में अगर बात किया जाए तो बी एस केशवन महोदय को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और उन्हें 1960 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे मैं पुनः आप सभी को बताया हूँ और आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ अवार्ड के बारे में जो कि एस आर रंगनाथन महोदय को दिया गया था। और उनसे संबंधित जैसे बी एस केशवन महोदय, एन के वेंकटेया रमन्या, इन लोगों को कुछ उपाधि दी गई थी, अवार्ड दिया गया था। तो इस प्रकार है, एस आर रंगनाथन को पद्मश्री कब दिया गया था, तो यहाँ से आप सभी याद कर सकते हैं। अगर याद अभी तक आप सभी को नहीं हुआ हो तो 1957 में याद रखेंगे कि एस आर रंगनाथन महोदय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एस आर रंगनाथन महोदय को राव साहेब से भी सम्मानित किया था, जो कि तत्कालीन भारत सरकार द्वारा उस समय राव साहेब से सम्मानित किया गया था। वो 1935 ईस्वी में की गई थी। एस आर रंगनाथन महोदय को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था, तो उन्हें 1965 ईस्वी में घोषित किया गया था। डिलीट की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। अगर पूछ लिया जाए डीयू द्वारा कब दिया गया था, तो 1948 ईस्वी में दिया गया था। अगर पिट्सबर्ग द्वारा पूछ लिया जाए तो यह इन्हें 1960 ईस्वी में दिया गया था। बी एस केशवन को पद्मश्री कब मिला था, तो 1960 ईस्वी में मिला था। इसे आप लोग याद रखेंगे। एम क्यू वेंकटरमन्या को 1972 याद रखेंगे। देखिए इस प्रकार से याद रखेंगे एक सीक्वेंस के हिसाब से, तो आपको याद रहेगा। मैं बताता हूँ, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कब पद्मश्री मिली, 1957। 3 साल बाद 1960 में किसे मिली, तो बी एस केशवन। फिर उसके पश्चात 1972 में एम क्यू वेंकटरमन्या को। फिर बसरीदून साहब के 72 4 साल के बाद 1976 ईस्वी में। और फिर पी एन कोला महोदय को 2004 ईस्वी में। तो ये पद्मश्री से संबंधित एक जगह सभी क्वेश्चन आ गए कि नहीं, तो आप सभी इसे याद कर लेंगे। एकदम आसान है, 2 4 बार देखेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि हेनरा ला फाउंटेन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ेंगे, आप सभी याद करेंगे। या मैं तो कहूँगा कि आप सभी नोट्स बनाते चले। अगर आप बिगिनर्स हैं तो नोट्स अवश्य बनाते चले। और अगर आपने पढ़ चुका है पहले से तो ये आपके लिए रिवीजन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे फेमस बुक ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो कुछ किताब के नाम है और उसके ऑथर के नाम दिए हुए हैं, जिसे आप सभी के कार्य है कि आप सभी याद कर लेंगे। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, जो कि 1910 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई थी। वह इसी रिचर्डसन महोदय द्वारा लिखी गई थी। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 ईस्वी, जो कि मैंने डब्ल्यू सी बी शेयर्स के बारे में पढ़ा रहा था। देखिए मैंने बोला था ना कि डब्ल्यू सी बी शेयर्स जैसे भी मैं पर्सनालिटी को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था, परंतु उनके बारे में फिर बाद में उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी को लगेगा क्योंकि वो नहीं पढ़े रहते। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं पढ़ाता कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में डब्ल्यू सी बी शेयर्स महोदय ने दिया था, तो फिर आपको थोड़ी तकलीफ होती। वैसे मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो कैनन ऑफ जो क्लासिफिकेशन है वो 1915 ईस्वी में डब्ल्यू सी बी शेयर्स महोदय द्वारा दिया गया था। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन भी डब्ल्यू सी बी शेयर्स द्वारा 1915 ईस्वी में दिया गया था, जो कि मैं ये चीज उस समय नहीं बता पाया था।
और इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1918 ईस्वी में WCB शेयर्स महोदय द्वारा ही दिया गया है। और मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो कि मैं बता चुका हूँ। फिर बेसिक स्टैटिक्स फॉर लाइब्रेरियंस जो पुस्तक थी वह JD ब्राउन द्वारा लिखा गया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन जो है वह EW हुलमे महोदय द्वारा लिखा गया है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंस जो कि 1929 ईस्वी में लिखी गई है, वह H.E. बिलिस महोदय द्वारा लिखा गया है। एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस 1933 ईस्वी में जो पुस्तक है ली पियर्स बटलर द्वारा लिखी गई है। और CCC जिसके बारे में मैं प्रथम संस्करण, सेकंड संस्करण, थर्ड संस्करण, फोर्थ संस्करण और फिफ्थ संस्करण तक मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो है एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा लिखा गया है। और पुनः यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है जिसके मैंने 6-7 संस्करण तक बताया था कि कब किसका कब संस्करण कब आया था। जैसे कि मैंने इसमें CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मैंने पढ़ाया था कि 1933 में प्रथम संस्करण आया था, द्वितीय संस्करण 1939 ईस्वी में आई थी, तृतीय संस्करण 1943 ईस्वी में आई थी, और जो तृतीय संस्करण थी वह 1951 ईस्वी में आई थी। फिर फोर्थ संस्करण जो है 1958 ईस्वी में आई थी। और उसके पश्चात जो फिफ्थ और लास्ट संस्करण था, ये मैं CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिफ्थ संस्करण जो है वह 1964 ईस्वी में आई थी। इसी प्रकार CC की बात करें तो CC का जो है वह प्रथम संस्करण 1933 ईस्वी में आया था, द्वितीय संस्करण 1939 ईस्वी में आया था, तृतीय संस्करण कब आया था तो 1950 में आया था, फिर 1952 ईस्वी में आई थी। उसके बाद जो फिफ्थ संस्करण है वह 1957 ईस्वी में आई थी, और सिक्स संस्करण जो है 1960 ईस्वी में आई थी, और ये सिक्स एडिशन थी। और इसी का रिवाइज एडिशन जो 1963 ईस्वी में आई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और डॉक्यूमेंटेशन जो बुक थी वह सैमुअल C. ब्रैडफोर्ड महोदय द्वारा 1948 ईस्वी में लिखी गई थी। डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज जो है J. सेरा महोदय द्वारा लिखा गया है। डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन जो है P. गुहा द्वारा लिखा गया है। और डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट की बात करें तो वह S. R. रंगनाथन महोदय द्वारा लिखा गया है। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वह S. R. रंगनाथन महोदय द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एलन केंट द्वारा लिखा गया है। एलन केंट द्वारा लिखा गया है। और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप J. सेरा महोदय द्वारा लिखा गया है। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी B.S. केशवर महोदय जो कि प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरियनशिप J.K. गेट्स। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि 1928 में लिखी गई थी परंतु 1931 में प्रकाशित हुई थी। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस S. R. रंगनाथन महोदय द्वारा लिखी गई है। लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन जो है P.N. कोला द्वारा लिखा गया है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन जो है वो भी S. R. रंगनाथन महोदय द्वारा लिखा गया है। लाइब्रेरी ग्लोसरी एंड रेफरेंस वर्क जो है वो L.M. हेराल्ड महोदय द्वारा लिखा गया है। लिटिल साइंस बिग साइंस द इरिक डिसोला प्राइस याद रखेंगे आप सभी। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी 1903 ईस्वी में लिखी गई थी J.D. ब्राउन द्वारा। और प्रोग्लेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 ईस्वी में लिखी गई थी, और इसका द्वितीय संस्करण 1937, 57, 67 याद रखेंगे। फर्स्ट संस्करण 37, सेकंड 57, थर्ड 67। और पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर जो 1916 ईस्वी में लिखी गई थी वह आशा डॉन डिकिंसन द्वारा लिखी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के नाम थे और उसके ऑथर के नाम थे जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 लैंप्स ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स क्या होती है। तो 7 लैंप ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स जो है वह 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। तो ये जो 7 लैंप्स ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स जो है वह सर्वप्रथम आप लोग याद रखेंगे यह RL मित्तल द्वारा दिया गया था। RL मित्तल के द्वारा दिया गया था, और इसमें इन्होंने शब्दित सिद्धांत में बताया था कि ये सिद्धांत क्या क्या होनी चाहिए एक प्रोफेशनल के लिए।
लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए, तो उसमें इन्होंने बताया था कि फर्स्ट जो होता है वह होना चाहिए इम्पर्सनल बुक सिलेक्शन। तो इम्पर्सनल बुक सिलेक्शन का अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि लाइब्रेरियन को वैसे पुस्तकों का चयन करना चाहिए जो छात्र, शिक्षक और जो विद्वान हो, स्कॉलर हो, उसके द्वारा जो डिमांड हो, टीचर स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट या यूजर्स जिसका जो डिमांड हो वैसा ही पर बुक का सिलेक्शन किया जाना चाहिए लाइब्रेरियन द्वारा। और सेकंड सिद्धांत इनका ये था कि सर्विस बिफोर सेल। तो इसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को पहले दें, ना कि खुद के बारे में सोचें। और थर्ड इन्होंने जो प्रोफेशनल इथिक्स दिया था वह दिया था स्प्लिट माइंड यानी व्यापक दृष्टिकोण होनी चाहिए कि एक यूजर्स को किस प्रकार उसकी आवश्यकता वाली इंफॉर्मेशन से रूबरू कराया जा सकता है। और फोर्थ इन्होंने दिया था सिंथेटिक बिहेवियर। सिम ये आप लोग नोट कर लेंगे कहीं पे। तो इन्होंने जो आर एल मित्तल थे, इन्होंने फोर्थ जो सिद्धांत दिया था वह था सिंथेटिक बिहेवियर, यानी कि इसमें र्यूड बिहेवियर किसी भी यूजर्स के साथ आप दिखाएंगे तो फिर वो आपसे बात करना नहीं चाहेगा या आपके सर्विस से संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए आपको सिंपैथिक बिहेवियर एक लाइब्रेरियन को अपनानी चाहिए। फिफ्थ है टैक्ट माने रणनीति एक तैयार करनी चाहिए जिससे आप अपने यूजर्स को उसकी सूचनाओं तक, उसके पुस्तक तक, उसकी जानकारी वाली पाठ्य पुस्तक तक पहुंच प्रदान कर सके। और फिर जो सिक्स्थ होती है वह इंडस्ट्रायल होता है, और यानी कि सूचना उद्योग इसका मतलब होता है इसमें लाइब्रेरियन को जो है वह उपयोगकर्ता जो यूजर्स होते हैं उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए लगा रहना चाहिए और सूचना उद्योग का एक तत्व के रूप में कार्य करना चाहिए एक लाइब्रेरियन को, ऐसा आर एल मित्तल साहब ने कहा था। और सातवां जो है वह होता है स्कॉलरशिप। इसके अंतर्गत यह आता है कि जो उपयोगकर्ता को संतुष्ट करने के लिए लाइब्रेरियन को सूचना सेवा का उच्च स्तर बनाए रखना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख जो 7 लैम्प्स ऑफ पर्सनल इथिक्स है जो कि लाइब्रेरियन के अंतर्गत अंदर होनी चाहिए। तो ये जो आर एल मित्तल के जो दिए हुए सिद्धांत थे इसका डिस्क्रिप्शन ये है। और दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इतना सारा बुक्स का नाम आप सभी को बताया है, उसके लेखक का नाम बताया है, तो उसको आपको याद करने में भी समय लगेगा और क्लास थोड़ा लंबा हो गया है। तो ये सभी याद रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि यूज ऑफ लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी हम लोग खत्म करेंगे उस दिन। और उसके आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पढ़ने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज भी पढ़ लें, जिसमें हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल और नेशनल लाइब्रेरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच और आपके लव और सपोर्ट के लिए। और दोस्तों अभी तक आपने कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब करें। और जो भी नए छात्र हैं जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, या तो बिलीस अभी शुरू शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए आप जैसा कि देख सकते हैं यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि आप अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो। और इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे अथवा सुझाव दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो के शुरुआत में आप सभी को बता चुका हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।